और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के मल्लपुरम में फुटबॉल स्टेडियम में बड़ा हादसा हुआ है। और ये फुटबॉल स्टेडियम में पटाखे फोड़े जाने से आग कैसे फैली, देखिए तस्वीर। मैच से पहले लोगों की भारी भीड़, लेकिन पटाखे फोड़े जाने से स्टेडियम में लगी इस आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पटाखे की आग में 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, फुटबॉल मैच की शुरुआत से पहले हुई आतिशबाजी की वजह से यह हादसा हुआ है। और देखिए, हजारों लोगों की भीड़ इस फुटबॉल मैदान में। मैच शुरू ही होने वाला था कि उससे पहले हुई इस आतिशबाजी की वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया। केरल से आई फुटबॉल स्टेडियम की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें पटाखे फोड़े जाने की वजह से आग लगी और उसके बाद हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। पटाखे की आग में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, लगातार पटाखे, आतिशबाजी होने की वजह से फैला धुआं और किसी तरीके से लोग स्टेडियम से बाहर भागते नजर आए। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सीधे इस वक्त यूपी विधानसभा का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल क्या कह रहे हैं, जनता हमें नहीं बख्शने वाली, इस बात को रखना। और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर की छवि यही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने परसेप्शन का जो संकट खड़ा किया था, पहचान का जो संकट खड़ा किया था, वह उन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण खड़ा हुआ था। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है, इस परसेप्शन का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का वासी कोई भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा, तो जरूर सम्मान पाएगा। आज उसका कोई अपमान नहीं करता। लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। महाकुंभ का जो विरोध कर रहे थे, मुझे मालूम था ये विरोध इनकी मजबूरी है, ये लोग करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने तब भी उपहास उड़ाया था जब कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। 24-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और महोदय, यही नहीं, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब भी उन्होंने विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का हस्तक्षेप किया गया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है, तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की। और मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का तो कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने प्रस्ताव दिया, तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष जी ने सहमति दी। दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। और दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलीला मैदान में कल दोपहर बीजेपी भव्य समारोह कर रही है और इस समारोह में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले आज मुख्यमंत्री चुनने का दिन है। आज शाम करीब 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे और यह तय होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। बीजेपी दिल्ली में 48 सीट जीती,
अगर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 48 में से 48 विधायकों की सीएम बनने की समान संभावना है, लेकिन 48 में से 7 नाम ऐसे हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो सीएम की कुर्सी की रेस में सबसे आगे हैं। कौन है ये नाम? वही चेहरे इस वक्त आपके सामने भी हैं। आशीष सूद के साथ साथ आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजकुमार भाटिया, जो कि आदर्श नगर से विधायक हैं, और जनकपुरी के विधायक आशीष सूद का सबसे पहले मैंने आपके सामने नाम रखा। वहीं आपको बता दें कृष्णानगर से विधायक अनिल गोयल, और साथ ही घौरा से विधायक अजय महावर, और इसके अलावा बवाना से विधायक रविंद्र इंद्रराज के साथ साथ नई दिल्ली से विधायक परवेश वर्मा के नाम को लेकर चर्चा तेज है। उत्तम नगर से विधायक पवन शर्मा। तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? अब से थोड़ी देर बाद नाम होगा सामने, लेकिन अब से कुछ मिनट पहले खबर आई है दिल्ली के पर्यवेक्षकों के बारे में। पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान अब से थोड़ी देर पहले हुआ है, और बड़ी खबर यह है कि रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को बनाया गया है पर्यवेक्षक। अब लगातार जारी बैठकों के बीच जिस तरीके से ये फैसले लिए जा रहे हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी आमोद राय, और साथ ही आपको बता दें दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बारे में एक एक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी कुमार कुंदन भी हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल सबसे पहले आमोद राय का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब बड़ी खबर आमोद जी बैठकों को लेकर सामने आई है, जहां यह साफ हो गया कि दिल्ली के पर्यवेक्षक कौन होंगे, और अब थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक। लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं ये भी चाहूंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से भी बैठक हुई है। आमोजी, बैठकों के बारे में क्विक अपडेट। आवाज आ रही है आपको? देखिए सुरभि, निश्चित तौर पे अभी बैठक एक खत्म हुई है। जो प्रधानमंत्री के घर पे बैठक हुई थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसमें 2 पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा अब हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ सीनियर नेता हैं, उनको शाम में विधायक दल की बैठक के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद एक अहम बैठक हुई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच। निश्चित तौर पर इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई होगी। उसके बाद तुरंत बाद अगले 5 मिनट के अंदर एक दूसरी बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच, और ये बैठक गृह मंत्री के आवास पर हुई। तकरीबन आधे घंटे ये बैठक चली, और उसमें माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच अगले मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर चर्चा हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री ने जो बातचीत गृह मंत्री से की होगी बैठक के बाद, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद, माना जा रहा है कि उसका अपडेट गृह मंत्री और जेपी नड्डा के बीच बैठक में सामने आया होगा। तो अब ये चीज़ें आगे से बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि जब शाम में 7 बजे बैठक शुरू होगी तो उसी समय तकरीबन आधे घंटे 1 घंटा पहले जो पर्यवेक्षक जाएंगे उनको भी ये संदेश दिया जाएगा कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पे केंद्रीय नेतृत्व का क्या मन है, और विधायकों को जो है एक राय जो है किस नाम पे बनना है। तो ये तमाम बातें अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उम्मीद की जा रही है कि 7 बजे से 7:30 बजे के बीच नए मुख्यमंत्री का ऐलान बीजेपी कर देगी। और उसके बाद कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल का खाका आपके सामने होगा। बिल्कुल नजर बनाए रखे आमोद जी, आगे भी इस बारे में अपडेट लेंगे। और आमोद जी से पहले ही मैंने अगली बड़ी खबर पर अपडेट ले लिया था, क्योंकि दिल्ली के सीएम से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक हुई, और 10 मिनट तक पीएम मोदी और अमित शाह के बीच जिस तरीके से चर्चा हुई उस बारे में आमोद राय हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। इस बीच संसदीय बोर्ड बैठक के बाद दोनों में हुई चर्चा को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई थी। लेकिन आपको बता दें 12 बजे से कल दिल्ली में शपथ समारोह को लेकर एक पूरा शेड्यूल आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 12:25 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान पहुंचेंगे, और उसके बाद 12:29 का वक्त जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी, और 12:45 का वक्त जब नए सीएम की होगी शपथ। और रामलीला मैदान में तैयारियों के बारे में लगातार हमारे सहयोगी कुमार कुंदन सुबह से हमें एक एक जानकारी दे रहे हैं। कुंदन इस वक्त भी हमारे साथ है। कुंदन, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं, किस किस को आमंत्रित किया गया है, कौन कौन सी हस्तियां इसमें शामिल होने वाली हैं, और हालांकि नाम अभी आना बाकी है, कुछ घंटे का इंतजार, लेकिन कल से पहले अभी तक की फिलहाल क्या सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए, रामलीला मैदान को एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है। मीडिया एंट्री बैन कर दी गई है वहाँ पे, तो अब किसी का वहाँ पे घुसना मुश्किल है।
लेकिन जहां तक आपने निमंत्रण की बात की तो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण दिया गया है। आतिशी जो अभी केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ विधायक भी हैं। तो 70 विधायक में आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं। उन 22 विधायकों को बाकायदा मुख्यमंत्री जो पूरे मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह है उसमें बुलाया गया है। इसके साथ साथ सनातनी धर्मगुरुओं को एक तरीके से जगह दी गई है और बाकायदा उनके लिए एक अलग से स्टेज बनाया गया है। तो 3 स्टेज बनाए गए हैं। एक स्टेज मुख्य स्टेज होगा जिसपे कि प्रधानमंत्री खुद होंगे, उनके बगल में अमित शाह होंगे। अमित शाह की उस उपस्थिति बतौर गृह मंत्री के तौर पे होगी, क्योंकि दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी, और दिल्ली को सब कुछ के लिए यूटी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। तो अमित शाह कल मंच पे मौजूद होंगे। उनके बगल में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे और उसके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग होंगे। साथ साथ दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार भी होंगे। तो ये पूरा मेन जो पूरा का पूरा स्टेज है उसका खाका है। और उसके बगल में दिल्ली के 70 एमएलए के साथ साथ 7 सांसद भी होंगे। 3 राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। अब देखना है संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और तीसरे आते हैं या नहीं आते हैं। और धर्मगुरु होंगे। इसके सामने जो स्टेज होगा उसमें 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ स्टैंडिंग भी व्यवस्था है। मीडिया की जहाँ तक बात है तो जो प्राइवेट ओबी वैन्स है उनकी एंट्री को बैन किया गया है। दूरदर्शन और ANI पे डिपेंडेंसी है और इसके साथ साथ पर्सनली अगर मीडिया कवर करना चाहे तो लाइव व्यू के साथ वो जा सकता है। तो एक बड़ी तैयारी की गई है और पूरा का पूरा एरिया जो है तस्वीरें आप इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अब शपथ ग्रहण वाली जगह पर यानी रामलीला मैदान पर भारी तैयारियों का सुरक्षा के लिहाज से भी जायजा लिया गया है। सुरक्षा के किस तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं, कई मुख्य सड़क के रूट भी बदले गए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे एक और सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। रामलीला ग्राउंड को इस वक्त एसपीजी के सुपुर्द कर दिया गया है क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम मोदी आने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ साथ तमाम धर्मगुरु, बीजेपी के बड़े नेता, अन्य राज्यों से, इसके अलावा जीते हुए जितने एमएलए हैं दिल्ली के, वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही कई फिल्मी हस्तियों के भी आने की बात इस शपथ ग्रहण समारोह में कही जा रही है। तो लिहाजा जितना ग्रैंड ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ किए गए हैं। तकरीबन 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती दिल्ली के रामलीला ग्राउंड और उसके आसपास की गई है। तकरीबन 10 अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ तैनात कर दी गई है। मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाई, ये देखिए, ना सिर्फ अर्धसैनिक बल बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। और आज से ही यानी कि एक दिन पहले ही दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आम लोगों की आवाजाही पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है और जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनके बाकायदा बैग्स को या फिर कहें सिक्योरिटी चेक यहाँ पर किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर यहाँ पहुंच चुके हैं और इसके अलावा तस्वीरें आप देखिए, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाई, ये देखिए, जितनी भी ये हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, चाहे हमदर्द बिल्डिंग हो, इसके अलावा ठीक सामने आप ये एक और इमारत देख रहे हैं और साथ ही ये सिविक सेंटर, हर जगह जो स्नाइपर्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहेंगे ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो पाए। इसके अलावा आईटीओ से रामलीला ग्राउंड की तरफ आने वाले और साथ ही रामलीला ग्राउंड के आसपास जितने भी रास्ते हैं, सभी कुछ रास्तों को या तो पूरे तरीके से जिस वक्त ये शपथ ग्रहण समारोह होगा उस वक्त बंद कर दिए जाएंगे और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ रूट्स हैं जिनको डाइवर्ट भी किया गया है। तो कहा जा सकता है ना सिर्फ ट्रैफिक को लेकर बल्कि वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर भी सुरक्षा और ट्रैफिक दोनों के चाक चौबंद इंतजाम इस वक्त रामलीला ग्राउंड पर कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इन दिनों बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। स्कूली छात्रों पर अच्छे नंबर लाने का दबाव भी है और छात्रों को परीक्षा के तनाव से दूर रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बड़ा फैसला किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। यानी अब छात्रों को एग्जाम के 2 मौके मिलेंगे। दोनों एग्जाम में बेस्ट स्कोर के आधार पर ही रिजल्ट तैयार होगा और छात्रों को अपने नंबर सुधारने का मौका भी मिलेगा। जिस तरीके से जेईई मेन की परीक्षा होती है उसी तर्ज पर सीबीएसई बोर्ड के छात्र साल में 2 बार एग्जाम दे सकेंगे। फरवरी-मार्च 2026 से साल में 2 बार एग्जाम के पैटर्न को लागू करने को लेकर ही बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, साल में 2 बार एग्जाम से छात्रों को फायदा मिल सकता है। इससे अभिभावकों की भी जाहिर सी बात है टेंशन दूर हो सकती है। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम के मसौदे पर सुझाव भी मांगे गए। आपको बता दें 24 फरवरी को इस मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा। यही बड़ी खबर सामने आई है। मसौदे पर ही अभिभावकों, शिक्षकों, स्टूडेंट्स और शिक्षाविदों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। सुझावों पर आगे की रूपरेखा भी तय होगी। यानी साल में 2 बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम होंगे। यही बड़ी खबर सामने आई है।
एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारतीय सेना की बढ़ती ताकत अब आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना के बेड़े में स्वदेशी ASMI मशीन गन शामिल हुई है और भारतीय सेना ने नॉर्दर्न कमांड में 550 एटमी मशीन पिस्टल शामिल की है। इस मशीन गन की वजन भी बहुत कम है और इसकी रेंज 100 मीटर है। इसकी एक मैगजीन में 33 गोलियां आती हैं। इसके ऊपर टेलीस्कोप के साथ साथ लेजर, बीम, बाइनोक्यूलर आसानी से लगाए जा सकते हैं। अब भारतीय सेना के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। इस बारे में फिलहाल हमारे सहयोगी अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई है ये 9mm असॉल्ट राइफल। इस हथियार की अगर बात की जाए, इसका वेट तकरीबन 2.5 किलो है। वहीं इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो ये 100 मीटर तक की रेंज जो है इसकी रहने वाली है। इसमें पहले जो CMG आती थी, CMG के अंदर कम रेंज कम थी और वेट ज़्यादा था और मैगजीन थी उसमें कम एम्यूनिशन आता था। तो इसकी मैगजीन टोटल इसके साथ 5 मैगजीन आती है और हर एक मैगजीन में 30 राउंड आते हैं। तो टोटल 5 मैगजीन के साथ 150 राउंड हम इसको एक साथ कैरी कर सकते हैं। और पहले CMG का रेंज कम होने के कारण हम उसको जो मकसद होता था वो पूरा नहीं कर सकते थे। अभी इसका कुल मिला के रेंज 100 मीटर है, तो हम जो लंबे समय में दुश्मन जो निकलने वाले उसको हम आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। इसमें एक और खासियत हम देख रहे हैं कि इसको फोल्ड भी आराम से हाँ, इसको जब जो सिक्यूबी इसको ज़्यादातर इस्तेमाल हम सिक्यूबी रोल में करते हैं, ताकि जाके लिखा है कि क्लोज क्वार्टर बैटल, यानी जो नज़दीक वाले दुश्मन है, जैसे रूम इंट्रोगेशन हो गया, इसके जो नज़दीक वाले दुश्मन को मारने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसको आसानी से कैच को दबा के फोल्ड करके इस तरफ से हम आसानी से फायर कर सकते हैं। बट को स्ट्रिच करके इस तरह से एम लेने के लिए लिया गया है और इस तरह से एम लेके हम आसानी से दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भारतीय सेना के बेड़े में हाल ही में ही शामिल हुई ये राइफल है और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। और भारतीय सेना के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि भारतीय सेना को आत्मघाती ड्रोन मिलने जा रहा है, जो दुश्मनों को ढूंढकर मार सकता है। दुश्मनों के टैंक और बंकर्स को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। कैमकाजी ड्रोन की तरह से पूरी तरीके से स्वदेशी है और भारतीय सेना ने कैमकाजी सुसाइड ड्रोन को बनाया है। भारतीय ड्रोन में डे और नाइट हाईटेक कैमरा से ये लैस है। ड्रोन में RDX ले जाने की भी क्षमता है। आपको बता दें, कैमकाजी ड्रोन के भारतीय सेना में शामिल होने से उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी, बता रहे हैं सहयोगी अंकित भट्ट। अटैक ड्रोन है, ये कामिकाज़ा हाई स्पीड ड्रोन है, यानी कि दुश्मन के इलाके में अगर असॉल्ट करना है तो किस तरीके से करना है इस ड्रोन सिस्टम के ज़रिए। इसमें हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं इसके साथ। साहब, ये क्या है? ये जो एक हाई स्पीड कामाकाजी ड्रोन है, हाँ, जो कि खुद भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। तो किस तरीके से ये काम करता है, क्या कुछ इसकी रेंज है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है मदर ड्रोन है, हाँ, इसका काम होता है टारगेट तक कामाकाजी ड्रोन को लेके जाना। अभी जो इसका स्पेसिफिकेशन है, इसका क्या हाइट, ये 500 मीटर तक जाता है। डिस्टेंस है इसका 5 किलोमीटर है, 360। साथ में इसके साथ ये कैमरा दिया गया है सर, डे एंड नाइट कैमरा है। डे में इसका 15x जूम है और नाइट में इसका जूम नहीं है। ये मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया है। सबसे अच्छी बात ये है कि सर, ये हमने खुद इंडियन आर्मी ने इसको तैयार किया है। हाल ही में इंडक्ट हुआ, लेटेस्ट में किया है सर इसको। ये 2 पेलोड कैपेसिटी है इसमें, कितने किलो तक की पेलोड? 5 kg तक ये पेलोड लेके जा सकता है। टोटल 5 kg तक लेके जा सकता है सर। साथ में सर ये पेलोड है जो इस कामाकाजी ड्रोन है, इसके अंदर हम RDX भर सकते हैं, 150 से 300 ग्राम भर सकते हैं और जहां हमें लेके जाना है और दुश्मन के एरिया में लेके जा सकते हैं और टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही हम एक FP भी रखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन व्यू, जो कि कैमरे का व्यू है, वो उसमें दिखाई देगा जो साथ में बंदा रहेगा।